इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे मेजर करेंगे, इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप ये कैसे वेरी करती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको पता भाई इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम वो पढ़ रहे हैं ना। तो हमने क्या 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 पढ़ लिया हमने, इससे पहले हमने पढ़ लिया है एटॉमिक रेडियस, हमने पढ़ लिया है आयनिक रेडियस, हमने पढ़ ली है आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी, और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब नंबर किसका आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे पाउलिंग स्केल क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, उसके बाद क्या पढ़ेंगे इसकी मोलिकेन स्केल क्या होती है, फिर एलरेड-रोशो स्केल क्या होती है, फिर क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और आखिर में क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप कैसे बिहेव करेगी। तो पहले हम बात करते हैं, बताओ क्या भाई, किसकी बताओ, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसको हैं। ओके, ठीक है ना, बिल्कुल ये ओके। तो क्या होती है, देखो जब कोई केमिकल बॉन्ड बनता है ना, और मैं आपको बताऊं जो प्रॉपर्टी है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बहुत पहले आ गई थी। क्या ये बहुत पहले आ गई थी, ठीक है बात, ओके। तो हम आपको बताएंगे भाई कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। मान लिया हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, मान लिया हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, नहीं आप इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको पढ़ाता हूं। ये मानो एक 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास में 2 सेक्शन है और वो रस्सा कश्ती का गेम खेल रहे हैं, ठीक है। और ये मानो कि बीच में एक मिठाई का डब्बा बंधा हुआ है, ये मानो इसके अंदर भाई खोए की बर्फी है, इसके अंदर आप मावे की बर्फी मान लो, इस डब्बे के अंदर पूरा 10 किलो का डब्बा है ये कहाँ बंधा हुआ, बीच रस्सी के बीचों बीच। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 10वीं क्लास का सेक्शन ए, और यहाँ कौन लगा हुआ 10वीं क्लास का सेक्शन बी। और ये मानो भाई दोनों सेक्शन बराबर स्ट्रेंथ के मान लिया, जितने ताकतवर बच्चे इस क्लास में हैं उतने ही ताकतवर बच्चे इस क्लास में हैं। तो आप ये बताओ कि ये जो मावे का डब्बा होगा, मावे की बर्फियों का डब्बा होगा, ये कहाँ रहेगा, ये जहाँ था वही रहेगा ना, ये किसी की साइड भी कम या ज़्यादा शिफ्ट नहीं होएगा। तो ना तो ये खुश हों और ना ये दुखी हों, और ना ये खुश हो ना ये दुखी हों। खुश क्यों नहीं हो, क्योंकि इनकी तरफ डब्बा खींचेगा नहीं, ये दुखी भी नहीं होंगे क्योंकि इनकी तरफ से डब्बा खींचेगा नहीं। बात आपको पल्ले पड़ी। लेकिन अब ये मानो भाई कि नेक्स्ट डे स्कूल ने क्या कर दिया कि भाई एक साइड तो लगा दी 10वीं क्लास 10th और एक साइड बोल दिया 12वीं क्लास के बच्चे, ठीक है। अब भैया आपको पता है क्योंकि बढ़ती उम्र की वजह से जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होंगे। अरे भाई आपको पता ना यंग एज में क्या होता है, 10वीं क्लास में हमारी उतनी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होती कई बारी जितनी 10th क्लास के बच्चों की होती है, तो ये थोड़ा ज़्यादा क्या होंगे, पावरफुल होंगे। ओके, अब आप ये मानो कि अब अगर मान लिया यहाँ पर क्या होता है, इनमें रस्सा कशिया गेम होता है और बीच में होता मावे की बर्फियों का या खोए की बर्फियों का डब्बा, तो ये कहाँ पर रहेगा बताओ। अब ये क्या होगा, थोड़ा जैसे भाई थोड़ा ये पावरफुल होंगे ना, तो थोड़ा ये कहाँ खिंच जाएगा, इस साइड। लेकिन ये मानो जब भी थोड़ा साइड खिंच गया ना, तो इनमें से किसी ने मौका लगा के इसको पता कहाँ बांध दिया, बोलो भाई, मतलब फिर मानो फिर ये भी करड़े हो गए। तो करड़े मतलब क्या है, ये भी क्या हो गए, इन्होंने एफर्ट लगा, मतलब ये जो डब्बा है ये पावरफुल तो है, तो एक शुरुआती तो झटका इन्होंने दे दिया इसको कि थोड़ा डब्बा कहाँ चला गया, इस साइड। लेकिन फिर इन्होंने पूरा दम लगा दिया भाई, तो फिर ये तो कहाँ रहेगा, मान लिया फर्ज करो, फिर कहाँ रहेगा, थोड़ा ये थोड़ा बीचों बीच रहेगा, थोड़ा कहाँ पर रहेगा, इनके साइड नहीं रहेगा। लेकिन अब इन्होंने मानो भाई, इन्होंने इनकी मानो ज़मीन ऐसी थी या कोई पेड़ था
जिन्होंने इन्होंने उसके एंटी लगा ली, कुछ कर लिया वही, लेकिन उसके बाद ये डब्बे को साइड जाने नहीं दे रही। ओके, तो अब बताओ क्या हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे भाई, क्यों? क्योंकि हमसे थोड़ा दूर चला गया, ये थोड़ा क्या रहेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे। बात आपको पल्ले पड़ेगी। तो दुख को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ प्लस चार्ज से, इसको मैं कैसे थोड़ा माइनस चार्ज से। बात आपको पल्ले पड़ेगी भाई। और अगर ये पूरी तरह ट्रांसफर हो जाए, अगर क्या हो जाए, लेकिन अगर ये मानो इन दोनों की स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा क्या हो, अंतर, तब तो ये इनको रस्सा कशी गेम में हरा ही देंगे ना, और ये पूरी तरह कहाँ भाग जाएगा, उस साइड। उस वक्त इसके ऊपर क्या जाएगा, +1, वहां क्या जाएगा, -1। तो सिमिलर आर्गुमेंट हम लगाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। बस अंतर क्या होता है, यहां पर मावे की बर्फियों के डब्बे की बजाय इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। क्या होता है? तो आपको पता है ना, जो हाइड्रोजन एटम होता है, क्या हाइड्रोजन एटम के बीच में पता है एक बॉन्ड कैसे बनता है? एक आपको आगे पढ़ाएं केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन थोड़ा आपने भाई छोटी क्लासेस में आप थोड़ा पढ़ के आए हुए ना कि दो एटम के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से। अब अगर मान लिया ये इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों हाइड्रोजन है तो ना तो इसको ये खींचे ना इसको ये खींचे, तो ये कहां पर रहेगा, इलेक्ट्रॉन पे बीच में रहेगा। तो ना इसके ऊपर नेगेटिव आए ना इसके ऊपर पॉजिटिव आए। लेकिन कई बार क्या होता है, कई एटम्स की शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है दूसरे एटम्स के मुकाबले। इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। नहीं समझे बात? किसी केमिकल बॉन्ड के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की काबिलियत को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्या हो, फ्लोरीन हो और हाइड्रोजन हो, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है बॉन्ड बनाने के लिए। समझ गए बात? एक किसने दिया, हाइड्रोजन ने। और फ्लोरीन के पास क्या होते हैं, 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 होते हैं ना फ्लोरीन के पास। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 1s2, 2s2, 2p5 होता है ना। तो मैंने वैलेंस दिखा दिए, तो वैलेंस 7 होते हैं, इसके पास 1 होता है। तो ये शेयर्ड नहीं है क्या पूरी तरह से, तो एक दिया फ्लोरीन ने, एक दिया हाइड्रोजन ने। ओके, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रहे, बीचों बीच रहे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन वास्तव में क्या है, फ्लोरीन की ये टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बीचों बीच नहीं रहेगा, थोड़ा सा कहाँ रहेगा, फ्लोरीन की साइड टिल्ट होकर रहेगा, थोड़ा फ्लोरीन की साइड जाके रहेगा हल्का फुल्का। इससे अगर इस पे से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह चला जाए तो +1 आएगा, लेकिन पूरी तरह ना जाएगा, अगर ये पूरी तरह चला जाए तो प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा, लेकिन पार्शियल चला जाए तो पार्शियल चार्ज आएगा +डेल्टा। क्या जाएगा? सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींचे, इसके पास जाएगा -डेल्टा। समझे बात? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से HF के अंदर क्या जाएगा बताओ, एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। नहीं समझे बात? तो ये एक सबसे बड़ा लॉजिक होता है, रीजन होता है भाई, कि अगर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर ना हो, अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर ना हो, तो डेफिनेटली वहां पर क्या आ जाएगी, पोलैरिटी, वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट हो जाएंगे। हाँ, अगर बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है, तब उनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो Cl2 में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएंगे ना, H2 में आ जाए, H2 में नहीं आएगा, Cl2 N2 में नहीं आएगा, लेकिन HF में आ जाएगा। किसकी तरफ? तो जिसकी टेंडेंसी ज्यादा उसको हम क्या बोलते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसकी टेंडेंसी कम उसे क्या बोलते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ खींचता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खींचता हमेशा। कुछ बात आपको पहले पड़ गई? ठीक है। और ये टर्म आई थी 1811 में। कब आई थी? देखो आप कहोगे ये कैसे पता लगा 1811 में, उस वक्त तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता भी नहीं था भाई, तब कैसे डिफाइन किया करते। तो उन्होंने एक बात देखी थी कि जब बॉन्ड बनता है तो क्या बनता है, पोलर। क्या बनता है, बॉन्ड पोलर बनता है। तब इसको कैसे डिफाइन किया करते, किसी बॉन्ड में एक तरह से पोलैरिटी क्रिएट करने की एबिलिटी किसी एटम की, उसे क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता ये, नेगेटिव और पॉजिटिव आना नहीं आपको ये, ठीक है। तो फिर तो लेकिन अब उनके दिमाग में आया किसको मापा कैसे जाए,
तो उन्होंने एक बात तो देखी कि HFO, HClO, HBrO, HIO तो पोलैरिटी सब में आएगी। क्या? HFO, HClO, HBrO, HIO पोलैरिटी सब में आएगी, लेकिन किसी में ज्यादा किसी में क्या आएगी? कम आएगी पोलैरिटी। यानी किसी की इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है, किसी क्या होती है? कम होती है। तो हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि इस टेंडेंसी को मेजर किया जाए। क्या कहते हैं इसको? भाई अब मैं कंपेयर कैसे करूंगा? अब आपको पता है अगर HF बने तो फ्लोरीन भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है HF में, HF बॉन्ड का, और वाटर में ऑक्सीजन भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचता है। तो ये तुमको पता है भाई कि H के मुकाबले O की भी इलेक्ट्रॉन खींचने की काबिलियत क्या है? ज्यादा है, और फ्लोरीन की भी क्या है? ज्यादा है। लेकिन सवाल नहीं आएगा कि O और F में ज्यादा किसकी है? O और F में इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? इस बात के ऊपर आपको भाई आपका सवाल आपके दिमाग में भाई ये क्वेश्चन नहीं आया क्या? तो जब तक साइंटिफिक कम्युनिटी किसी प्रॉपर्टी को नंबर्स की टर्म्स में मेजर ना कर ले, उनको शांति, उनको चैन नहीं पड़ता जब तक कि वो किसी प्रॉपर्टी को क्वांटिफाई ना कर ले। क्वांटिफाई करने मतलब क्या होता है? कि उस प्रॉपर्टी को मेजर करना इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। जैसे अगर मैं ये कहूँ, कोई ये बोल दे कि एक ट्रैक्टर और एक भैंस में भारी कौन होता है? ट्रैक्टर। लेकिन कितना भारी होता है उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं? ट्रैक्टर को भी किलो में तोल लो और भैंस को भी। नहीं बात आपको पहले पड़ी, आपको अपने आप पता लग जाएगा कौन सा भारी कौन सा कम भारी। नहीं आपको तो जैसे आप मास को नहीं क्वांटिफाई कर लेते हो किलोग्राम के अंदर, तो उसी तरीके से आपने बताओ किसको क्वांटिफाई करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो दिमाग में आया भाई कि हम सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करें कि किसके पास ज्यादा किसके पास कम है। तो वो बोले तो सबसे पहले तो हमारे पास कई सारी स्केल होती हैं। क्या होती है हमारे पास? कई सारी स्केल होती हैं भाई, लेकिन ये 4-5 स्केल होती है, लेकिन आपने सिर्फ 3 स्केल पढ़नी है। कौन सी क्लास के लिए? बोलो भाई। 12वीं क्लास के लिए आपने सिर्फ क्या पढ़नी है? 3 स्केल। एक कौन सी है आपकी? पाउलिंग स्केल। कौन सी आपकी बात बताओ? पाउलिंग स्केल, मुलिकेन स्केल और एलरेड-रोशो स्केल। ठीक है। तो इन्हें पता है सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने की ट्राई किसने की थी? यानी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ताकत को मेजर करने की पहली कोशिश की थी पाउलिंग ने। किसने? बोलो भाई। ठीक है, नहीं आपको? ठीक है, 1811 में आई थी ये टर्म आई थी। ठीक है। अब पाउलिंग, लाइनस पाउलिंग नहीं है तो वो उन्होंने नहीं है। फ्लोरीन, तो उन्होंने एक बात देखी कि फ्लोरीन एक तरह से सबसे ज्यादा ताकत रखता है किनो खींचने की? इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की। सब किससे कम है? सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो उन्होंने फ्लोरीन की 4 मान ली। क्या मान ली? फ्लोरीन की। आपको 4 क्यों माननी? मर्जी उनकी भाई। क्या उनकी मर्जी? उन्होंने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मान ली? 4 मान ली। 4 वो रीजनेबल नंबर है। अगर 4 से ज्यादा मानते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। 4 से कम मानते हैं ना तो कहीं फिर नेगेटिव में पहुंच जाएगी। कहां पर पहुंच जाएगी? नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन की 4 मान लेता हूं ना तो बाकी सभी क्या आ जाएंगी? 0 से 4 के बीच में आ जाएंगी। तो उन्होंने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मान ली? 4। क्यों? इसकी 4 है भाई। 4 ऐसे नंबर दे दिया। ठीक है बात। फिर बोले कि इस 4 नंबर के बाद मैं औरों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कर सकता हूं। आप कहोगे ऐसे कैसे? इस फॉर्मूला से। किससे भाई? इस फॉर्मूला से। तो बोला कि अगर आपने किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करनी है ना तो ऐसे मेजर कर लो। तो होता क्या है? काई ए, इसको बेटा क्या बोलते हैं? काई। काई से क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो काई ए माइनस काई बी का मोड रखना है। मोड का मतलब क्या है? कि भाई इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव। नहीं है आपको? तो बड़ा ये हो ये छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बताओ किसके बराबर? बताओ 0.18 इंटू डेल्टा की पावर 1/2 क्या होगा? 0.18 इंटू डेल्टा ई की पावर 1/2 है। तो बताओ
अगर मान लिया मुझे HF की मुझे क्या निकालनी हो, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, तो मैं क्या करूंगा, तो यहां पर मैं क्या पुट कर दूं, मान लिया आपने निकालनी किसकी है, फ्लोरीन की, मान लिया ये किसकी है, H की, और ये किसकी है, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की आपको पता होगी ना, नहीं पता होगी, फ्लोरीन की आपको पता है ही, कितनी होगी, 4, नहीं आपको सुन भाई, ये जो डिफरेंस होएगा, अगर मान लिया ये आप किसकी मान लिया, फ्लोरीन की है, और ये किसकी मान लिया, हाइड्रोजन की है, तो फ्लोरीन की आप यहाँ पुट कर दोगे, तो इसमें अपने आप क्या रह जाएगा आपके पास, अगर डेल्टा ई और मैं पुट कर दूं, अगर मैं डेल्टा ई और भी पुट कर दूं, तो मेरे पास अपने आप बताओ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आ जाएगी क्या। तो आपको भी डेल्टा ई क्या होता है, आपके दिमाग में डेल्टा ई क्या होता है, तो डेल्टा ई क्या होता है भाई, ई एक्स वाई, क्या ई एक्स वाई क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स वाई बॉन्ड, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स वाई बॉन्ड। जहां पर डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई बेटा क्या होता है, बताओ बताओ भाई, मतलब एक्स हमारा, एक्स और वाई हमारा, चलो आप ए भी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो क्या हुआ ये ई ए बी बॉन्ड की एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी माइनस ए बी बॉन्ड की एक्सपेरिमेंटल, और ये क्या हमारी थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी, नहीं आपको ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी, और ये थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी पता कैसे निकलती है, बताओ, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला दे रखा है, ऊपर बेटा आपको एक फॉर्मूला और नजर आएगा, बताओ क्या हमारे पास, मतलब इनका डिफरेंस है ये, एक सेकंड रुको, नहीं आपको भाई, तो क्या हो हमारे पास ये, तो आप कहोगे कि ए बी बॉन्ड की थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे पास क्या होगी इसकी एक्सपेरिमेंटल, तो थ्योरेटिकल क्या होती है, तो H2 बॉन्ड होता होगा हमारे पास, और F2 भी हमारे पास क्या होता होगा मॉलिक्यूल, तो H2 की बॉन्ड एनर्जी यानी A2 की, और अगर आपने ए बी की अपनी क्या निकालनी है, पहले ये बताओ, यहां पर अगर मान लिया ए की जो हम क्या रख दो, फ्लोरीन मान लो, तो ए की तो मुझे यहां पर क्या पता होगी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पता होगी, तो दूसरी क्रिया आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी ना, बस शर्त मुझे क्या पता हो, डेल्टा ई, तो डेल्टा ई कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा ई कैसे निकालेगा बताओ, तो बहुत सिंपल होता है, क्या करना आपने, HF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, आपको बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड, क्या किसी बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी, जब कोई बॉन्ड होता है ना उसको आप तोड़ोगे, उसमें एफर्ट नहीं लगेगा, और ये भी होता है कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं, ये भी क्या होता है, कोई बॉन्ड बनते हुए जितनी एनर्जी निकलती है ना, कोई बॉन्ड तोड़ने में उतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, आगे आपको, तो ये तो क्या है, HF बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एक्चुअल एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस सॉरी इनटू बी क्या का रूट, नहीं समझे बात, तो ये कैसे, तो थ्योरेटिकल बॉन्ड कैसे आती है, क्या करना आपने यहां पर, आप ये बताओ, अगर मान लिया मैं यहां पर मैं मान लूं कि ए तो कौन है, ए तो कौन मान लिया हमारे पास H, और बी मेरे पास कौन है F, तो मुझे एक्स ए निकालनी होगी ना, मुझे क्या निकालनी है, एक्स ए, एक्स भी कितनी है 4, काई ए निकालनी है, काई भी कितनी है 4 है, तो आपको पता होगा ना, बचा क्या मेरे पास, डेल्टा ही निकालना है, तो डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा कैसे निकालोगे बताओ, तो क्या करना है, ए बी बॉन्ड की, क्योंकि आप ए बी बॉन्ड यहां पर यूज कर रहे हो, काई ए काई बी, तो ए बी बॉन्ड की एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी माइनस ए बॉन्ड की एनर्जी इनटू बी बॉन्ड एनर्जी का रूट, क्या ए और बी बॉन्ड एनर्जी की मल्टीप्लाई का रूट, यानी कि H2 की बॉन्ड एनर्जी इनटू F2 की बॉन्ड एनर्जी का रूट कर दो, और उसमें किसमें से घटा दो, HF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी में से,
तो ये तो क्या है, HF बॉन्ड की एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी, और ये क्या है, HF बॉन्ड की थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। उनका डिफरेंस कहां पुट कर दियो, यहां। तो मेरे पास क्या जाएगा, तो ये मुझे पता है, ये मुझे पता है मेरे पास क्या जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स की क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इजंट इट। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया। तो पाउलिंग स्केल, तो आपको बताऊं भाई, सबसे ज्यादा पॉपुलर स्केल भी कौन सी होती है, पाउलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। आ गया आपको, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, द मुलिकन स्केल इज, अब आप कहोगे मुलिकन स्केल ऑफ क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं बाद में नहीं है। तो पाउलिंग ने बताया ना कि इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इससे कम इसकी। तो ऐसे पाउलिंग ने सभी एलिमेंट्स की क्या पता कर दी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटीज। लेकिन पाउलिंग की स्केल में आपने क्या करना पड़ता है, एक रिलेटिव कंसीडर करना पड़ता है, एक रेफरेंस कंसीडर करना पड़ता है। कौन सा, फ्लोरीन। तो सब किसके मुकाबले निकलती है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की 4 मान के आपने सब की निकाल रखी है। यानी अगर हमको एक की ना पता हो तो मोरों की नहीं पता कर सकते, इसलिए वहां पर कम से कम आपको एक की तो माननी ही पड़ेगी, इजंट इट। तो अब बताओ, लेकिन भाई तो ये एक दिक्कत थी कि भाई यहाँ पर तो एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो मुलिकन ये बोला कि मैं तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने की एक तरकीब बताऊंगा, उसमें कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले वो तो क्या बताएगा, वो तो बोला एक काम करो, आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम की प्लस उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। क्या, तो एक नंबर आएगा ना। तो हर एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब मुलिकन के दिमाग में आया कि किसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की एबिलिटी, इस बात के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितना अच्छे से बांध सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितना अच्छे से बांध सकता है, और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कितना अट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। भाई कोई शेयर्ड पेयर क्यों खींचेगा, जब अपना तो अच्छे से बांध रहा हो और आने वाले पे भी अट्रैक्शन लगा रहा हो। नहीं है आपको, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज का एवरेज निकाल लूं। किसका, तो यहां पर कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं थी ना। तो ऐसे उसने क्या किया, उसने सभी एटम्स के आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जोड़ 2 से भाग करना शुरू कर दिया। तो उसके पास भी क्या आ गए, नंबर्स आ गए, सभी एटम्स के उसके पास क्या आ गए, नंबर्स आ गए। और इन नंबर्स का ऑर्डर वही था, इन नंबर्स का, जैसे पाउलिंग ने सबसे ज्यादा किसकी बताई थी, फ्लोरीन की, तो ये नंबर भी सबसे बड़ा किसके लिए आया, फ्लोरीन के लिए। नहीं है आपको, मतलब वहां पर हमारे पास 3 एटम हैं, एक्स वाई और जेड, हमारे पास 3 एटम हैं। तो उनकी पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लिया इस टाइप से है, तो उनके मूल्य के नंबर भी क्या है, इसी बिल्कुल सेम ऑर्डर में है। यानी जिस ऑर्डर में एटम्स की पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज थी ना, उसी ऑर्डर में क्या थी, मोलिकेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। लेकिन एक बात थी, मोलिकेन के नंबर अलग थे, किससे, पाउलिंग से। भाई नहीं आपको, मोलिकेन के बताओ नंबर क्या थे, पाउलिंग क्या थे भाई, अलग थे। नहीं है आपको, जैसे मैं आपको बताऊं भाई, जो हमारे पास ये था ना, मान लिया किसी की 2 है पाउलिंग स्केल पे, कितनी है, मान लिया किसी की 2 आ रही पाउलिंग स्केल पे, तो यहां पर उसकी पता कितनी थी, 5.6, कितनी थी, 5.6 थी, 56 थी, मतलब 5.6 थी। नहीं आपको, यानी डबल से भी क्या थी, ज्यादा। तो मैं कहेंगे अगर मोलिकेन, अगर पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की 2 है और मोलिकेन क्या उसकी 5.6, तो 5.6 को किससे भाग कर दूं, 2.8 से, तो क्या आएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा ना। तो उन्होंने ये देखा कि अगर, बताओ मैं क्या करता हूं, तो पाउलिंग क्या पाया, तो मोलिकेन के नंबर, मोलिकेन ने जो नंबर दिए, पाउलिंग ने सभी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल के बता दी ना।
सबसे हाई पे कौन बैठा था? फ्लोरीन। सबसे कम पे कोई और बैठा होगा, बीच में इन बिटवीन एक ऑर्डर होगा ना भाई, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे हाई पे फ्लोरीन, सबसे कम पे ये। बात आपको पहले पड़ गई। उसी तरीके से किसने नंबर दिए? मोलिकेन ने। मोलिकेन का भी सबसे हाईएस्ट पे कौन बैठा था? फ्लोरीन। सबसे कम पे कौन बैठा था? सबसे कम पे वही था जो पाउलिंग स्केल में था, लेकिन नंबर बराबर नहीं थे। नहीं आपको बोलो भाई। जैसे कि मोलिकेन ने फ्लोरीन, जैसे पाउलिंग ने फ्लोरीन क्या बोली थी? 4 बोली थी। मोलिकेन की स्केल पे वैल्यू आ रही थी 11.2। कितनी आ रही थी? 11.2। नहीं समझे बात? तो ये इससे कितने गुना ज्यादा बताओ? तो 11.2 को मैं किससे भाग कर दूं? तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? बताओ। 2.8 से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे? 2.8 से। बताओ क्या देगा मेरे पास? 11.2 जाएगा मेरे पास। अब बोलो भाई। 4 8 32, 4 2 8 3 11 आ गया ना भाई। तो कमाल की बात ये हुई कि मोलिकेन के नंबर पाउलिंग के नंबर से मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर मैं मोलिकेन के नंबर्स को किससे भाग कर देता हूं, अगर मैं पाउलिंग के नंबर को तो किससे भाग कर देता हूं? 2.8 से। तो कौन से बन जाते हैं? मोलिकेन नंबर। और मोलिकेन नंबर से किससे भाग कर देता हूं? पाउलिंग के नंबर को 2.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएंगे? मोलिकेन नंबर। और मोलिकेन नंबर से किससे भाग कर दो 2.8 से, क्या बन जाएंगे? पाउलिंग नंबर। तो क्या पाया बताइए? तो एक्स पाउलिंग क्या है? क्या है बताओ मेरे पास? काई पाउलिंग क्या आया? काई मोलिकेन बाई 2.8। तो इस तरीके से पता लगा भाई कि ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपस में क्या है? कोरिलेटेड। क्या है? ऑर्डर उनका वही है। अरे नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। लेकिन इसका एक फायदा है, इसमें क्या नहीं चाहिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस स्केल, कोई आपको रेफरेंस, आपको किसी का वैल्यू मानने की जरूरत नहीं। इसकी मैं 4 मान लूंगा। आ गया आपको? ठीक है। तो इस तरीके से भाई एक नई स्केल आ गई। कौन सी? तो इसके बेसिस पे हम सभी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। जिसकी ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है? उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की बॉन्ड में ज्यादा काबिलियत है। जिसकी वैल्यू कम आए उस, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, मैं आपको बता दूं भाई। आ गया आपको? अब बताओ क्या है? एलरेड रोशो स्केल। क्या हमारे पास है? रोशो स्केल। ये मैं आपको बताऊं भाई, बाद में फिर एक और भी आई स्केल। उसमें बताओ क्या किया? उसमें बता दिया ये एटॉमिक रेडियस बेस्ड है। किस पे बताइए? एटॉमिक रेडियस। ये बताओ कैसे काम करती है? बताओ। ये कहते हैं इस नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि 0.358। Z क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। R क्या है? रेडियस। और ये 0.74। तो बोले अगर Z को हम बढ़ाएंगे यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। और रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा? तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बताओ। बोलो भाई कि बड़े एटम क्या रखेंगे? कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और छोटे एटम क्या रखेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो क्या रखेंगे? ज्यादा। कम रखेंगे तो आपसे पूछ ले Z के साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर पड़ता है? बढ़ती है। और घटने से घटती है। और रेडियस के साथ उल्टा होता है। रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, रेडियस घटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इस प्रकार भाई 3 स्केल है। लेकिन आप देखोगे ना ज्यादातर जो आपकी बुक्स होंगी उनमें एक ही पढ़ाई गई होती है, 2, मोलिकेन और पाउलिंग। और जो आमतौर पर जो रिपोर्ट करते हैं ना वो पाउलिंग स्केल के अंदर रिपोर्ट करते हैं। कैसे? पाउलिंग स्केल के ऊपर। ठीक है। अब बताओ क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको पता होना चाहिए भाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते होते हैं। तो पहले हम क्या बात करते हैं? एटॉमिक साइज। भाई तो हमने आपको पढ़ा था, इसको तो आप एलरेड रोशो स्केल से पता कर सकते हो। कैसे? जितना साइज कम होएगा, मोलिकेन स्केल तो क्या बोलेगी? बताओ। IE प्लस EA का एवरेज क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो साइज घटेगा तो IE क्या होगी? बढ़ेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी?
बढ़ेगी ना, ये दोनों बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? अगर साइज घटने से ये बढ़ा करती ना, साइज घटने से ये बढ़ती थी, तो दोनों बढ़ती हैं भाई, तो दोनों का सम को करियो तो बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो बड़े नंबर को 2 से भाग करोगे, हाफ में बड़ा नंबर आएगा, नहीं है आपको? तो हम क्या ज़्यादा क्या हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या भाई एलरेड्रोशो स्केल से आप इसको बता सकते हो? बताओ बताओ क्या होगा? आर बढ़ेगा तो एक्स क्या होगा? घटेगा, नहीं है आपको? और एक क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बोलो भाई, ये कहता है अगर किसी एटम के ऊपर जितना ज्यादा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा अब तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या था उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, कि नहीं आएगा? अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसको पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम स्क्रीन करेंगे भाई। वैसे सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको पता इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्रोटॉन ज़्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? कम रहेंगे, तो अच्छे से बांध लेंगे। साइज क्या हो जाएगा एटम का? छोटा, आयन का साइज छोटा हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर अगर तो क्या होगा? ये बात क्या होगी? बढ़ जाएगी। और ये भाई रहने दो, भी हाइब्रिडाइजेशन रहने दो, क्या ये भी अभी हमने आपको पढ़ा नहीं है, आप पढ़ोगे ना कोवेलेंट बॉन्डिंग, आप पढ़ोगे, आपको तब मालूम पड़ेगा। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।